जब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर बड़े बड़े शब्द आते हैं। आज़ादी, बराबरी, भाईचारा। लेकिन क्या हो अगर इतिहास की इतनी बड़ी घटना की जड़ किसी बहुत ही मामूली सी चीज़ में हो, कुछ ऐसा जो हमारी रोज़ की जिंदगी का हिस्सा है, जैसे कि एक रोटी। ये शब्द उस दौर के एक खत से लिए गए हैं और ये हमें सीधे आम लोगों की तकलीफ से जोड़ते हैं। देखिए, ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये तो बस जिंदा रहने की एक सीधी सच्ची बेचैन पुकार है। और इसी पुकार की जमीन पर क्रांति की पूरी कहानी लिखी गई थी। देखे, कोई भी क्रांति रातों रात नहीं होती। सच तो ये है कि दशकों से फ्रांस एक बारूद के ढेर जैसा बन चुका था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। तो चलिए, सबसे पहले उन पुरानी समस्याओं को समझते हैं जिन्होंने इस विस्फोटक माहौल को तैयार किया। तो बात शुरू होती है 1774 से, जब लुई 16वें गद्दी पर बैठे। उन्हें विरासत में क्या मिला? एक खाली खजाना। वजह थी उनके पूर्वजों के शाही खर्चे और बहुत महंगी लड़ाइयां। ऊपर से उन्होंने अमेरिकी क्रांति में आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों का साथ देने का फैसला किया। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मदद ने फ्रांस को दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि 1786 आते आते शाही खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था। अब जरा उस समय के समाज को देखिए, जो बहुत ही अजीब ढंग से बंटा हुआ था। सोचिए, देश की 98% आबादी, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी यानी लगभग हर कोई शामिल था, वही सारा टैक्स चुकाती थी। और बाकी के जो 2% लोग थे, पादरी और शाही खानदान के लोग, जिनके पास देश की ज्यादातर जमीन और दौलत थी, वो लगभग कोई टैक्स ही नहीं देते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें नाइंसाफी भरी हुई थी और जिसका टूटना तय था। तो एक तरफ दिवालिया होता हुआ देश और दूसरी तरफ एक बेहद नाइंसाफी भरा समाज। ये बारूद का ढेर तो तैयार था। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इसमें आग लगा दी। और ये चिंगारी कोई राजनीतिक साजिश या लड़ाई नहीं थी, बल्कि कुदरत का कहर था। 1788 का साल, फ्रांस में एक भयानक सूखा पड़ा। ये सुनने में एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एक ऐसे देश के लिए जहां 80% से ज्यादा लोग खेती पर ही निर्भर थे, मौसम का ऐसा बदलना जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। सूखा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मुसीबतों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो सारी फसलें खेतों में ही सूख गईं, फिर कड़ाके की ऐसी सर्दी पड़ी कि नदियां तक जम गईं। इसका मतलब था कि पानी से चलने वाली चक्कियां बंद हो गईं और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा भी था, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन हो गया। नतीजा, पूरे फ्रांस में अनाज की भारी कमी हो गई। और जाहिर है, जब अनाज की कमी होती है तो सबसे बुनियादी चीज रोटी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और बस यहीं से देश का संकट हर एक घर का, हर एक इंसान का रोज का संघर्ष बन गया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50%। एक आम मजदूर अपनी आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ रोटी खरीदने पर खर्च कर रहा था। ये घर का किराया, कपड़े या किसी और जरूरत के लिए नहीं था, ये सिर्फ जिंदा रहने की कीमत थी। अब सोचिए, जब कीमतें और बढ़ीं तो ये कोई आर्थिक संकट नहीं था, ये सीधे सीधे भुखमरी का खतरा था। ये शब्द उस समय की हताशा को बिल्कुल साफ बयान करते हैं। लोगों के लिए अब ये कोई अर्थशास्त्र का मामला नहीं था, ये उनके अस्तित्व का सवाल बन चुका था। जब कोई अपने परिवार का पेट ही ना भर पाए, तो फिर राजा, कानून और व्यवस्था, ये सारी बातें बेमानी लगने लगती हैं। और धीरे धीरे ये हताशा अब खतरनाक गुस्से में बदलने लगी। ये घटना दिखाती है कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, वो भूखे थे, गुस्से में थे और उन लोगों पर हमला कर रहे थे जिन्हें वो अपनी मुसीबतों की वजह मान रहे। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब लोगों की निजी हताशा एक सामूहिक कार्रवाई में बदल जाती है। पूरे फ्रांस में भूख ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये पूरा सिलसिला कैसे काम किया, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। देखिए, मौसम बदला जिससे खेती बर्बाद हुई, फिर अनाज की कमी से कीमतें बढ़ी जिससे लोग भूखे रहने लगे, और आखिरकार इसी भूख ने एक राजनीतिक विस्फोट को जन्म दिया। इस सारे हंगामे के बीच राजा ने लोगों से अपनी शिकायतें लिखकर जमा करने को कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिन इलाकों में सूखे की मार सबसे ज्यादा पड़ी थी, वहीं के लोगों ने सबसे बड़े और सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक बदलावों की मांग की। मतलब साफ था, उनकी तकलीफ ने ही उनकी राजनीतिक मांगों को शक्ल दी थी। लेकिन लोग सिर्फ चिट्ठियां लिखने का इंतजार नहीं कर रहे थे। असली कार्रवाई तो सड़कों और खेतों में हो रही थी। शहरों में रोटी के लिए दंगे आम हो गए थे। गांव में किसानों ने जमींदारों के किलों पर हमला करना शुरू कर दिया।
उन्होंने उन सारे कागजात को जला दिया जो उन्हें सदियों से गुलाम बनाए हुए थे। और फिर 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टील के किले पर धावा बोला गया, जो आगे चलकर क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बना। तो सवाल ये उठता है कि भूख और हताशा से पैदा हुए ये आम लोगों के विद्रोह आखिरकार उन बड़े राजनीतिक बदलावों की नींव कैसे बने जिन्होंने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, पेरिस में बैठे नेताओं को इन विद्रोहों पर ध्यान देना ही पड़ा। जब राष्ट्रीय सभा ने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को खत्म किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसानों के विद्रोह को शांत करने के लिए किया जा रहा है। मतलब ये जो बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए, ये किसी वैचारिक बहस का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये सड़कों और खेतों में हो रही हिंसा का सीधा जवाब थे। और इसी पूरी उथल पुथल से जन्म हुआ क्रांति के उस मशहूर नारे का, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ये बहुत शक्तिशाली और महान आदर्श हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने देखा, ये किसी शांत कमरे में बैठकर नहीं सोचे गए थे। इनकी जड़ें तो रोटी के लिए लगी एक सीधी साधी बेचैन पुकार में थीं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हम अक्सर इतिहास को बड़े बड़े नेताओं, विचारों और लड़ाइयों की कहानी के तौर पर देखते हैं, पर शायद इतिहास कई बार उन बुनियादी इंसानी ज़रूरतों की भी कहानी है जो जब पूरी नहीं होती तो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं।